नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विश्व में जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, कि ऐसे कैसे कारक हैं या किस प्रकार से जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या वहाँ से स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं। इन कारकों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक। अब भौतिक कारकों के अंतर्गत भी कुछ अन्य कारक आते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर आते हैं जलवायु, और सेकंड है जल की उपलब्धता, और तीसरा भौतिक कारक है धरातल, और चौथा आता है, पहला हो गया जलवायु, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा है धरातल, और चौथा आता है मिट्टी या मृदा। ये चार कारक है जो भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं और ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद में दूसरा कारक आता है, वो आता है आर्थिक कारक, बी। आर्थिक कारक इसके भी उपभाग हैं। इनके उपभाग को देखते हैं, जिसमें आता है नंबर 1 खनिज, नंबर 2 नगरीकरण, और नंबर 3 औद्योगिकरण। तीसरा कौन सा है? औद्योगिकरण। और उसके बाद सी आता है, अगला आता है सी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और डी आता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक। ये जो कारक हैं ये जनसंख्या के वितरण को और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। पहला
जो आता है अपना भौतिक कारक। भौतिक कारक, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो सीधा प्राकृतिक रूप से जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। क्या बताया कि भौतिक कारक में कि इसके अंतर्गत उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो सीधे प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब उसमें कौन कौन से थे जो हमने देखे थे, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर 1 जलवायु। अब हम इसमें देखेंगे कि जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करता है। तो इसमें बताया गया है कि विश्व के ऐसे क्षेत्र या देश जहाँ की जलवायु लोगों के बसने के लिए अनुकूल होती है, वहाँ या उन स्थानों पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जबकि जहाँ की जलवायु लोगों के बसने के लिए अनुकूल होती है। अनुकूल का मतलब सकारात्मक, जिसे मानसूनी या भूमध्य सागरीय जलवायु। हाँ, और दूसरे इसके बारे में
क्या बताया गया, इसकी विपरीत तुलना क्या करी गई है? क्या बताया गया कि विश्व के ऐसे क्षेत्र या देश जहाँ की जलवायु लोगों के बसने के लिए अनुकूल होती है, मतलब सकारात्मक होती है, उनके लाभदायक होती है, वो वहाँ पर रह सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें मानसूनी जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जबकि जबकि इसके विपरीत इसके विपरीत इसके विपरीत प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों, जिसमें कौन कौन सा हो सकते हैं? उष्ण जलवायु या ध्रुवीय जलवायु या टुंड्रा जलवायु, या शीत जलवायु, है ना, जो टुंड्रा प्रदेश में आ जाती है, वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती हैं। कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। क्या बताया गया कि जलवायु कारक किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो उसमें बताया गया कि विश्व के ऐसे क्षेत्र या ऐसे देश जहाँ की जलवायु लोगों के बसने के लिए या रहने के लिए अनुकूल होती है, जैसे कि मौसमी जलवायु, मानसूनी जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु, ऐसे स्थानों पर लोग अधिक से अधिक मात्रा में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस जगह पर हम रहेंगे तो अपनी आजीविका आसानी से चला सकते हैं। और बल्कि इनके विपरीत स्थानों पर, मतलब जहाँ पर इसके विपरीत जलवायु पाई जाती है, जो कि लोगों के रहने के लिए प्रतिकूल जलवायु होती है, ऐसे जगहों पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। जैसे कि अति शीत जलवायु, ठंडे प्रदेश हो गए जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में है वहाँ पर, और मौसली गर्म जलवायु प्रदेश, ऐसे जगहों पर जनसंख्या कम निवास करती है। क्योंकि अगर मरुस्थलों में रहेंगे गर्म प्रदेशों में तो वो अपनी आजीविका आसानी से नहीं चला सकते हैं, और दूसरा विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। और ध्रुवीय जो क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है, उस जगहों पर ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फबारी रहती है, उसी हिसाब से वहाँ की जो मृदा है वो भी जम जाती है और वहाँ पर भी किसी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर भी मानव अपने आर्थिक क्रियाएं नहीं कर सकता है या संभव नहीं हो पाता है जितना कि अन्य क्षेत्रों में कर पाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, इसी का दूसरा कारक है जलवायु हो गया। उसके बाद आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, कि जल की उपलब्धता किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। विश्व के ऐसे क्षेत्र या देश जहाँ पर लोगों
के लिए लोगों के पीने, नहाने व खाना बनाने के लिए स्वच्छ जल आसानी या सरलता से, है ना, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का दबाव, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का दबाव या जनघनत्व अधिक देखने को मिलता है। जनघनत्व अधिक देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। कम निवास करती है। उसके बाद में अगला आता है उच्चावच। इसमें क्या बताया, जल की उपलब्धता में कि विश्व के ऐसे क्षेत्र या ऐसे देश या ऐसे भूभाग जहाँ पर लोगों को आसानी से या सरलता से पीने के लिए, नहाने के लिए व खाना बनाने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो जाता है, उस जगह पर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत परिस्थितियों वाले स्थानों पर या विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम देखने को मिलता है या जनसंख्या कम निवास करती है। उसके बाद आता है, इसी का तीसरा भाग आता है नंबर 3, धरातल या उच्चावच भी लिख सकते हैं। धरातल या उच्चावच, यह कारक भी जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। कैसे करता है, आइए देखते हैं इसमें। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर उबड़ खाबड़ भूभाग हैं, उबड़ खाबड़ भूभाग जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे,
पर्वत, पठार, घाटियाँ, खाइयाँ, खाई आदि खाइयाँ आदि स्थित है। स्थित या विद्यमान है ना, स्थित है वहाँ पर मैदानी भागों, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी, कम निवास करेगी। आगे देखिए, जबकि समतल मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक रहना पसंद करती हैं, अधिक रहना पसंद करती है। क्या बताया इसमें कि विश्व के ऐसे क्षेत्र है जो कि उबड़ खाबड़ भूभाग के रूप में है, जिसमें पर्वत, पठार, घाटियाँ, खाइयाँ आदि देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह पर जनसंख्या कम रहना पसंद करती है या कम निवास करती है। जबकि इसके विपरीत क्या है, समतल मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक रहना पसंद करती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर मानव अपने विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। उसके बाद में आता है तीसरा कारक। तीसरा जिसे हमने, पहला था जलवायु, दूसरा था जल की उपलब्धता, तीसरा था धरातल या ऊंचावच, और चौथा आता है मृदा। मृदा विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, मृदा का विकास होता है ना, पाई नहीं, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मृदा का विकास होता है। ऐसे स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि नहीं, कारण लिख लेते हैं इसका, अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ पर मानव विभिन्न प्रकार की कृषि कार्य, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य संपन्न कर सकता है।
कर सकता है। जबकि इसके विपरीत स्थानों पर, जबकि इसके विपरीत अनुपजाऊ अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करेगी, निवास करेगी, क्योंकि यह मृदा कृषि कार्य के लिए अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ अनुपजाऊ होती है। ये अपने भौतिक कारक हो गए हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बी, वो है आर्थिक कारक। कौन सा है? आर्थिक कारक। इसमें देखते हैं, इसके अंतर्गत उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो जनसंख्या वितरण को आर्थिक दृष्टि से प्रभावित करते हैं, धन के माध्यम से ना, जिसमें इसका पहला आ जाएगा खनिज। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर खनिज कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। अधिक देखने को मिलता है। जैसे ग्रेट विक्टोरिया, जैसे ग्रेट विक्टोरिया जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया
मरुस्थल जो कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, फिर भी वहाँ पर खनिज की दृष्टि से सोने की 2 खाने हैं जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में स्वर्ण खदानें या सोने की खाने कौन कौन सी हैं? कालगुडी व कुलगार्डी। कालगुडी व कुलगार्डी। और इन्हीं को एक और नाम जाना जाता है, इसे तो कहते हैं, कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ आता है कालगुडी को काल गुडली भी लिखा हुआ था, और इसको कुलगार्ली भी लिखा हुआ था, है ना। ठीक है ना। ये तो क्या बताया कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आसानी से लोगों को खनिज कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसी जगहों पर जनसंख्या अधिक मात्रा में रहना पसंद करती है, या वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर हम वहाँ जहाँ पर आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है तो उस जगह पर जाकर लोग क्या करते हैं, वहीं पर विभिन्न प्रकार के उद्योग या विनिर्माण उद्योग स्थापित कर देते हैं। वहाँ पर विनिर्माण उद्योग स्थापित करने से लोगों को परिवहन का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, और ना ही कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए खर्चे का वहन करना पड़ता है। मतलब इस प्रकार की समस्या का हल उनको मिल जाता है। उसके बाद में आता है खनिज के बाद में नंबर 2 नगरीकरण। कौन सा नगरीकरण नहीं था ना अपना? इसमें हाँ, तीसरा नगरीकरण। नगरीकरण नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ये किस प्रकार से करता है, तो इसमें देखते हैं। गांवों की तुलना में नगरों में मानव को अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छी सुख सुविधाएं व रोजगार के बेहतर अवसर और उत्तम चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए लोग गांवों से
नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। ठीक है ना, कि गांवों की तुलना में नगरों में मानव को अच्छी सुख सुविधाएं व रोजगार के बेहतर अवसर, उत्तम चिकित्सा सुविधाएं, और यहाँ पर एक और लिखना है, इस जगह पर अच्छी शिक्षा या उच्च शिक्षा, है ना, आदि उपलब्ध हो जाती है ना, आदि सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए गांवों की तुलना में शहरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, या गांवों से शहरों की ओर या नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास कर जाती है, या लोग प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद अपना अगला आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण 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 किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, वो देखते हैं हम आगे। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का सर्वाधिक मात्रा में विकास हुआ है, या सघन मात्रा में बसे हुए हैं, ऐसे स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे जापान का कोबे ओसाका, उदाहरण के लिए क्या लिखें, जैसे जापान में कोबे ओसाका, है ना, औद्योगिक इकाई, ये क्षेत्र जनसंख्या को अपनी ओर अधिक से अधिक मात्रा में आकर्षित करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योगों का विकास होता है, सर्वाधिक मात्रा में उद्योग बसे होते हैं, उन उद्योगों की तरफ या उन क्षेत्रों की तरफ या उन नगरों की तरफ लोग अधिक से अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें किसी न किसी रूप में रोजगार मिल ही जाएगा, चाहे वो कुशल है या अर्धकुशल है, किसी प्रकार के श्रमिक हैं, फिर भी उनको अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है उन जगहों पर जाकर वो बस जाते हैं। ये तो अपने थे भौतिक कारक और आर्थिक कारक। उसके बाद में आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सी सामाजिक सांस्कृतिक कारक।
इसमें लिखते हैं विश्व के ऐसे क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जो दर्शनीय स्थल है या अधिक मात्रा में मंदिर बसे हुए हैं, वह सामाजिक भेदभाव नहीं हो, ऐसे स्थानों पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। अधिक निवास करती है। क्योंकि उनको पता है इस स्थान जो कि दर्शनीय स्थल है, जो कि कोई किला वगैरह है या पर्यटन नगर है, ऐसी जगहों पर लोगों को क्या है कि रोजगार मिल जाता है और उनके मनोरंजन के साधन भी उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक या इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब लास्ट आता है अंतिम, वह है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। विश्व के ऐसे क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर युद्ध, अकाल, महामारियां आदि स्थितियां लगातार बनी रहती है। लगातार बनी रहती है। वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि जिन क्षेत्रों में इन समस्याओं का हल वह हल निकालने के लिए
निकालने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो वहाँ पर अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करेगी। जनसंख्या निवास करेगी। ठीक है ना। क्या बताया गया कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर युद्ध, अकाल, महामारी आदि स्थितियाँ लगातार बनी रहती है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि जिन क्षेत्रों में इन समस्याओं का हल निकालने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं उस जगह पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करेगी। ठीक है ना। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में थॉमस माल्थस ने एक विचार दिया था, एक कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी कि खाद्य आपूर्ति के लिए साधन भी कम पड़ जाएंगे। उसका एक कथन लिख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में थॉमस माल्थस के विचार इन्होंने क्या कहा था, जो लिखते हैं। इन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी कि खाद्य आपूर्ति के लिए संसाधन भी कम पड़ जाएंगे और यह जनसंख्या तभी नियंत्रित हो सकेगी जब कोई युद्ध हो या अकाल पड़े या महामारी फैले। है ना। और ऐसा भी देखते हैं हम अभी भारत में या विश्व में कोविड-19 के कारण कोरोना वायरस चला था, उसके अकॉर्डिंग देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में नियंत्रित हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि अपना अगला टॉपिक रहेगा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। ठीक है ना।